बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। I Zahid Amin from SGC हासिलपुर। रिस्पेक्टेड स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है एक्सप्लेनेशन विद रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट। आज के टॉपिक में हम देखेंगे कि पोइट्री के पोर्शन से जो 5 नंबर का क्वेश्चन आता है एक्सप्लेनेशन का, उसको हमने किस तरह सॉल्व करना है। इससे पहले कि हम इस टॉपिक की तरफ आए, क्यों ना हम ये देख लें कि बोर्ड एग्जाम में हमारे इन पोइट्री के पोर्शन की वेटेज क्या है। सब्जेक्टिव पेपर में, इंग्लिश के सब्जेक्टिव पेपर में जो कि 80 मार्क्स का आएगा, पोइट्री से हम देखते हैं कि 2 क्वेश्चन आएंगे सब्जेक्टिव पेपर में। क्वेश्चन नंबर 1 होगा जी एक्सप्लेनेशन विद रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट। ये क्वेश्चन 5 मार्क्स का आएगा। ये 5 मार्क्स की भी डिवीजन की जाएगी। यहाँ पर जो एक्सप्लेनेशन है ये 2 नंबर की एक्सप्लेनेशन दी जाएगी आपको। इसके अलावा आपने रेफरेंस लिखना होगा। ये रेफरेंस भी 2 नंबर का होगा। आगे जाकर मैं बताऊंगा कि रेफरेंस में क्या क्या लिखना है। इसके अलावा आपने कॉन्टेक्स्ट लिखना होगा जो कि 1 नंबर का होगा। रिस्पेक्टेड स्टूडेंट, 5 नंबर के इस क्वेश्चन के अलावा बोर्ड पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन भी दिए जाते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। 4 क्वेश्चन आपने अपने पेपर में अटेम्प्ट करने होंगे। बोर्ड पेपर में आपको 6 क्वेश्चन दिए जाएंगे, जिसमें से आपने 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं और हर क्वेश्चन जो है वो 2 मार्क्स का होगा। इट मींस कि हमारा ये क्वेश्चन हो गया 8 नंबर का। तो जो पोइट्री से टोटल मार्क्स सब्जेक्टिव पेपर में आ रहे हैं वो हैं 13 मार्क्स। इससे पहले कि हम रेफरेंस और कॉन्टेक्स्ट जो कि आज का हमारा टॉपिक है उसकी तरफ आए, क्योंकि हम पोइट्री हमारा टॉपिक है, तो क्यों ना इससे पहले हम फिगर ऑफ स्पीच के बारे में समझ लें। रिस्पेक्टेड स्टूडेंट, पोइट जब भी पोइट्री कंपोज करता है तो बिटवीन द लाइन वो बहुत कुछ कहना चाह रहा होता है। वो सिंपल वर्ड्स का यूज करता है, लेकिन अपने इन यूज किए हुए सिंपल वर्ड्स में वो सिंबोलिज्म का इस्तेमाल करता है। वो सिंबल के जरिए अपने मैसेज को अपने ऑडियंस के तक, अपने रीडर तक पहुंचाना चाह रहा है। तो इसके लिए वो कुछ टेक्निक यूज करता है। उसको हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं फिगर ऑफ स्पीच। जैसा कि प्रोज में आप देखते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच में जब भी आप कोई सेंटेंस लिख रहे होते हैं तो आप उसकी डिवीजन कर देते हैं। नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, आर्टिकल, ये तमाम क्या है? पार्ट्स ऑफ स्पीच, जो प्रोज में कोई भी सेंटेंस लिखते हुए आप यूज करते हैं। पोइट्री में आप लोग फिगर ऑफ स्पीच का यूज करेंगे। अब फिगर ऑफ स्पीच बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने यहाँ पर 3 फिगर ऑफ स्पीच का यूज किया है ताकि इन फिगर ऑफ स्पीच से आप बात ज्यादा बेहतर अंदाज में समझ सकें। तो पहली चीज है वो है सिमिली। बिल्कुल ऐसे ही जैसा कि आप उर्दू पोइट्री पढ़ते हैं तो उसमें तशबीह पढ़ते हैं, तस्मीह पढ़ते हैं, काफिया रदीफ वगैरह, ये उर्दू पोइट्री में आप लोग चीज़ें पढ़ते हैं। तो जब इंग्लिश पोइट्री की जाती है तो उसमें सिमिली, मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन का यूज़ किया जाता है। सबसे पहली चीज़ है सिमिली। सिमिली क्या है? रिस्पेक्टेड स्टूडेंट, जब 2 मुख्तलिफ आइडियाज़ को कंपेयर किया जाता है विद द हेल्प ऑफ 2 वर्ड्स एज और लाइक, वी कॉल सिमिली, in which like or as used, like or as used, यहाँ पर 2 वर्ड हैं as और like, is used to make a comparison, comparison मवाजना, comparison किया जाता है between 2 ideas that are basically dissimilar, dissimilar, कोई similarity नहीं है, लेकिन उन dissimilar ideas को एक बना देता है। वो क्या चीज है? एज और लाइक। तो इसको हम कहते हैं सिमिली। फॉर एग्जाम्पल, शी इज एज बिजी एज अ बी। वो इस कदर मसरूफ है जैसे कोई शहद की मक्खी। अब यहाँ पर जो शी प्रोनाउन यूज किया गया है वो कोई भी नेम हो सकता है,
अस्मा, आयशा, नौरीन, कोई भी नाम हो सकता है। शी इज एज बिजी एज अ बी, अब बी शहर की मक्खी। अब आप यहाँ पर देखें इन दो में बज़ाहिर कोई कंपैरिजन नहीं है, डिसिमिलर है, जैसा कि हमने अपनी डेफिनेशन में भी लिखा कि दैट आर बेसिकली डिसिमिलर है, लेकिन यहाँ पर उसे बताया गया कि वो इस कदर मसरूफ है जैसे कि शहद की मक्खी। तो ये है सिमिली का बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है पोइट्री में। उसके बाद है मेटाफर। अब हम मेटाफर को समझते हैं। मेटाफर में भी टू डिफरेंट आइडियाज को ही आपस में कंपेयर किया जाता है, लेकिन सिमिली और मेटाफर में फर्क ये है कि सिमिली में हम एज और लाइक यूज करते हैं, ये दो वर्ड हैं सिमिली में, एज और लाइक, इसे अच्छे से याद कर लीजिएगा। जबकि मेटाफर में एज और लाइक को हम ओमिट कर देते हैं। तो क्या होगी इसकी एग्जांपल देखिए। इफ वी राइट, सबसे पहले डेफिनेशन, इफ वी राइट अ कंपैरिजन बिटवीन टू थिंग्स, अगर हम दो चीजों में कंपैरिजन करें, एंड ओमिट, ये बेसिक वर्ड है यहाँ, इसको याद रखना होगा, बिटवीन टू थिंग्स एंड ओमिट द वर्ड लाइक और एज, देन वी आर यूजिंग अ मेटाफर। बात सारी वैसी ही है, लेकिन यहाँ पर एज और लाइक को ओमिट कर देंगे। ओमिट मीन हज़फ कर देंगे, खत्म कर देंगे यहाँ पर। फॉर एग्जाम्पल, ही प्रूव्ड अ लायन इन फाइट, लड़ाई में वो शेर साबित हुआ, लायन। तो ये जो लाइन है यहाँ पर क्या है, मेटाफर है। वो आपको ये दोनों बातें समझ आ गई होंगी। तीसरी चीज जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है वो है पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन को भी समझना बहुत जरूरी है फिगर ऑफ स्पीच में। अगर ये तीन चीजें हमें बेहतर अंदाज में समझ आ जाती हैं, जाहिर बात है इसके अलावा भी फिगर ऑफ स्पीच है, लेकिन अगर आप इन तीन को भी बेहतर अंदाज में समझ लेते हैं तो पोएट्री को आप इजीली अंडरस्टैंड कर पाएंगे। पर्सोनिफिकेशन क्या है? An object or idea is given human characteristic, वो तमाम traits, वो तमाम qualities, वो तमाम characteristic जो human beings में पाए जाते हैं। अब इन human beings के characteristic को, इन human beings के traits को, इन human beings की qualities को जब आप non human beings के साथ compare करते हैं या उनके साथ करते हैं, तो फिर इसको हम कहते हैं personification. For example, the sunflowers nodded in the wind. Sunflower nodded, nod mean सर हिलाना, nod mean सर हिलाना। तो अब ये human characteristic है। इसी तरह the sewing engine wheezed it death, death, cough, ये यहाँ पर क्या है? personification, human characteristic है, उसको non human के साथ कंपैरिजन किया गया, तो ये क्या बन गया? पर्सोनिफिकेशन। तीन चीजें हमने पढ़ी हैं फिगर ऑफ स्पीच में। सिमिली, टू डिफरेंट आइडियाज को कंपैरिजन कर रहे हैं हम और यूज कर रहे हैं एज और लाइक। उसके बाद मेटाफर, मेटाफर में हम क्या कर रहे हैं? टू डिफरेंट आइडियाज को ही कंपैरिजन कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर हमने एज और लाइक को ओमिट कर दिया। उसके बाद है पर्सोनिफिकेशन, और पर्सोनिफिकेशन में हम क्या कर रहे हैं? गिवन ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक। अब हम आगे बढ़ते हैं। जब हमने फिगर ऑफ स्पीच को अच्छे से समझ लिया, अब हमें पोएट्री को समझने में भी आसानी हो जाएगी। तो आज जिस पोएम को मैंने आज सिलेक्ट किया है वो है आपके ही बुक से द रेन। स्टूडेंट की हमारी फर्स्ट पॉइंट है, 20 पॉइंट्स हैं हमारे सिलेबस में, जिसमें से पहली पॉइंट है द रेन। अब द रेन पॉइंट जो है इसके बारे में मैं आपको बताता चलूं। इसके जो कंपोजर हैं, जो राइटर हैं, वो हैं W.H. डेविस, विलियम हेनरी डेविस। इनका पूरा नाम है विलियम हेनरी डेविस। ये ब्रिटिश पोइट हैं और इनकी अगर लाइफ के बारे में देखा जाए तो बहुत ही मुश्किलात से भरी हुई जिंदगी इन्होंने बसर की। जब आप पोइट की लाइफ को देखेंगे कि उसने जिंदगी किस तरह बसर की, तो फिर वही चीजें उसकी जो पोइट्री है उसमें भी आपको झलकती हुई नजर आएंगी। ये जो W.H. डेविस हैं, विलियम हेनरी डेविस, इनके फेवरेट थीम है
बर्दाश्त कर रहे हैं वो, और उसके अलावा जो नेचर है वो इनका थीम है पोइट्री का। बहुत मुश्किलात से भरी ज़िंदगी बसर की, हत्ता कि इन्होंने भीख तक मांगी और अपना कोई घर नहीं था, शेल्टर हाउस वगैरह में इन्होंने पनाह लेते थे, वहाँ रहते थे। तो वो तमाम जो दुख दर्द तकलीफ इन्होंने खुद बर्दाश्त की, वो अपनी पोइट्री में इन्होंने शो भी की। लेकिन एक चीज़ जो बहुत अहम है वो है इनका ऑप्टिमिस्टिक होना, उम्मीद परस्त होना। इन तमाम मुश्किलात के बावजूद इन्होंने उम्मीद का दामन नहीं छोड़ा, इसी वजह से ये ऑप्टिमिस्टिक भी है। पोइट्री का इनका जो थीम है वो नेचर है एंड द हार्डशिप ऑफ द पुअर पीपल। ओके, अब आते हैं इसकी तरफ। आई हियर लीव्स ड्रिंकिंग रेन, आई हियर रिच लीव्स ऑन टॉप, गिविंग द poor beneath, drop after drop. I hear leaves drinking rain. तो पोइट जो है वो दरख्त के करीब खड़ा हुआ है, बारिश का मंजर है और वो सुन रहा है उन बारिश के कतरों की आवाज को जो पत्तों पर पड़ने के बाद आ रही है। जब ऊपर के कतरे पानी से सैराब हो जाते हैं, when they quench their thirst, और फिर क्या करते हैं, ड्रॉप आफ्टर ड्रॉप, ट्रिकल डाउन होता है, ट्रिकल डाउन होता है, एक एक कतरा नीचे जो पूर लीव्स हैं उनकी तरफ जाता है और फिर वो अपनी प्यास को बुझाते हैं। तो अब अगर इस सेंटेंस को हम पढ़ें, इस स्टेंजा को पढ़ने के बाद हमें बड़ी सिंपल, बड़ी सादा सी बातें समझ में आ जाती हैं। लेकिन जाहिर बात है पोइट का जो मैसेज है वो यूनिवर्सल है, ये इतनी आसान बात नहीं है, इसको हमें समझना होगा। फॉर एग्जाम्पल जब वो कहता है रिच लीव्स, रिच लीव्स स्टैंड फॉर रिच पीपल, फिर जब वो कहता है द पुअर लीव्स स्टैंड फॉर पुअर पीपल, तो पॉइंट यहाँ पर कहता है जब भी कोई अपॉर्चुनिटी किसी भी सोसाइटी में होती है तो जो गोल्डन अपॉर्चुनिटी होती है उसे जो रिच पीपल हैं वो सबसे पहले अवेयर करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही जैसे जब बारिश पड़ती है तो जो ऊपर वाले पत्ते हैं वो सबसे पहले सैराब करते हैं अपने आप को, और फिर ट्रिकल डाउन होता है और फिर चीज़ें जो हैं वो गरीबों तक आहिस्ता आहिस्ता पहुँचती हैं। तो ये है फर्स्ट स्टैंजा इस पोएम का। इसका जो दूसरा स्टैंजा है उसमें सनशाइन को मेंशन किया है पोइट ने, और वो ये कहता है कि बारिश के हो जाने के बाद सूरज निकलेगा और फिर क्या होगा, सोसाइटी में क्या आ जाएगी, इक्वालिटी आ जाएगी। यहाँ पर जो वर्ड रेन है ये भी सिंबोलिज्म में है। रिच लीव स्टैंड फॉर रिच पीपल, पुअर लीव स्टैंड फॉर पुअर पीपल, और यहाँ पर जो रेन है वो इनइक्वालिटी को शो करती है कि जो माशरे में नाइंसाफी है उसके बारे में हमें बताती है। अच्छा, अब ये चीज़ें तमाम पढ़ने के बाद हम क्या करते हैं, रेफरेंस लिखते हैं, जो कि आज हमारा टॉपिक भी है। रेफरेंस में दो बातें बहुत अहम हैं जो आपने अच्छे से लिखनी है। वो क्या है, द नेम ऑफ पोइट एंड द नेम ऑफ पोएम। These lines have been taken from the poem The Rain. अब जब आप पोएम का नेम लिखें तो क्या करें, तो उसको इन्वर्टेड कॉमास में क्लोज कर दें, हो सके तो मार्कर से लिखें और बिल्कुल वैसे ही लिखें जैसे कि हेडिंग आपकी टेक्स्ट बुक में दी गई है। मिसाल के तौर पर कुछ स्टूडेंट ऐसा करते हैं, द रेन लिखते हुए रेन का जो आर है वो स्मॉल कर देते हैं, या दी लिखते हुए आर्टिकल इसका दी का जो टी है वो स्मॉल कर देते हैं, तो ये गलत है। तो आपने बिल्कुल वैसे ही लिखना है जैसे कि आपकी बुक में लिखा है। कंपोज बाय W.H. डेविस, पोएट विलियम हेनरी डेविस, अगर आप पूरा नाम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। तो ये पोएम का नेम और पोएट का नेम, तो 2 नंबर इसके होते हैं। इसके बाद कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट में आपने क्या करना है, जो स्टैंजा आपको दिया गया है उसके बारे में और जो उससे अगला स्टैंजा है उसके बारे में आपने मुख्तसर